स्वागत है प्रमोद सर आपका और सुधांशु सर आपका। क्योंकि एक लंबी बहस दो तीन मुद्दों पर बहुत चल रही है, पार्लियामेंट भी, पार्लियामेंट के बाहर भी। तो शुरुआत में करना चाहूंगा जो चीन के मसले पर विपक्ष और पक्ष सामने है। सुधांशु जी पहले आप। विपक्ष कह रहा है साहब आप चर्चा क्यों नहीं करा रहे, पहली बात। दूसरी बात कि जो स्टेटस को था वो नहीं है, और तीसरा क्या चीन ने कोई जगह कब्जा करी? देखिए, चीन के साथ जो स्टेटस को की बात है, इस विषय में रक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, विदेश मंत्री बयान दे चुके हैं, भारत की सेना बयान दे चुकी है। अब मुझे समझ में नहीं आता, यदि इन बयानों पे भरोसा नहीं है, हमने कहा 1 इंच भी भूमि हमारी नहीं गई है, तो भाई चीन के बयान पे भरोसा कर लो। चीन ने क्या कहा है कि भारत उसके क्षेत्र में घुसा हुआ है। अब आप आश्चर्यजनक ढंग से सोचिए, अगर भारत सरकार के बयान पे भी भरोसा नहीं और चीन के भी बयान पे भरोसा नहीं, तो ये आसमान के किस बयान पे भरोसा है, ये अपने आप में अनुसंधान करके आप हमें बताइए। और आश्चर्य की बात इसमें यह है कि ये वो लोग हैं जिनको कभी भरोसा नहीं हुआ, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा, जिन्होंने बालाकोट के बारे में कहा कि पेड़ गिरे थे, कि बिल्डिंग गिरी थी, आदमी मरे थे या कौवे मरे थे, या इतनी संख्या थी या उतनी संख्या थी। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि एक कहावत है ना कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। दिमाग में ही किसी के वहम है तो अब उसका इलाज तो नहीं हो सकता। प्रमोद जी कह रहे साहब राजनाथ जी ने बयान दिया, और अगर दिमाग में वहम है तो वो कब तक रहेगा, कहां तक रहेगा? देखिए, सही कह रहे हैं, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। पर एक बात तो उभर के आती है, जरा तवांग से चले चले लद्दाख में, उसकी सीमा पर 20वां 21वां राउंड का वार्ता चल रही, पर प्रधानमंत्री जी ने क्या बयान दिया था? न कोई आया है, न आया था, न गया। और विदेश मंत्रालय का क्या था, रक्षा मंत्रालय का क्या था? बड़ा अंतर था ना। हमें पूरा भरोसा है सरकार पे, बयानों पे भरोसा है, लेकिन कोई पहली बार तो नहीं होगा ना ये। हमारी बात सुन लो, सिर्फ आप ही जिम्मेदार नहीं हो, हम भी राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार हैं। भारतीय सेना पर हमको नाज है। यही भारतीय सेना तो थी जिसे राजनीतिक नेतृत्व इंदिरा गांधी को मिला था, और हमने राजनीतिक ज्योग्राफिया बदल दिया था इस दुनिया का, और बांग्लादेश पैदा कर दिया था। सेना तो महान है, पर ये भी बड़े महान है जब अपनी हजारों वर्ग मील भूमि चला जाए और प्रधानमंत्री ये कहें न कोई आया था न कोई गया था, तो चिंता तो स्वाभाविक है। और अगर चिंता नहीं तो मुझे यही बता दें विपक्ष वहां करे क्या? हमारे पास जो सैटेलाइट से फोटो हैं वो कुछ दूसरी कहानी बयान कर रही, मैं यहां नहीं कहना चाहता। तो हम चाहते हैं हमारी बात रख लो, सुन लो, और उसके बाद आपका स्टेटमेंट आ जाए तो 135 करोड़ 130 करोड़ जनता के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाए। यही तो हम कह रहे हैं। नहीं, हम नहीं आएंगे। तो लगता ये है कि अब फिगर गलत हो सकता है, सही हो सकता है, कई 100 गुना चीन से व्यापार बढ़ा है, रेशियो बिगड़ गया है। पहले आयात और निर्यात का जो था, अब वो तो मानना पड़ेगा, योग्य हमारे साथी हैं, विद्वान साथी हैं, कि चीन का पल्ला भारी है। वो हमें मेक इन चाइना भेज रहा है, और मेक इन इंडिया का नारा देने वाले हैं सरकार में, हम उसे खरीद रहे हैं। ठीक है सुधांशु, ये बहुत बार विपक्ष ने उठाया, कहा जब इतनी तनातनी है, बिल्कुल फेस ऑफ है, तो बिजनेस जो था वो भारत और चीन का लगातार बढ़ता कैसे जा रहा है? देखिए, दोनों बातों का तथ्यात्मक उत्तर देने का प्रयास करता हूं। जो आदरणीय तिवारी जी ने बात कही सैटेलाइट इमेज का, तो आज के जमाने में तो बहुत आसान है। 2014 से पहले की गूगल इमेज टैग कर दीजिए और आज की गूगल इमेज टैग कर दीजिए। अब तक तो छवा दिए होते ना राहुल जी सोशल मीडिया पे, देखो भाई ये हकीकत तो ये है कि जब से गूगल मैप आने शुरू हुए हैं तब से वो कंस्ट्रक्शन वहीं पे है, क्योंकि वो इलाका 1959 से चाइना के कब्जे में है। 1959 से
इसलिए गूगल मैप पे दिखाना या सैटेलाइट इमेज को दिखाना यह संभव नहीं है। अब दूसरा बिंदु आता है व्यापार का। तो ये मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार आने के बाद लगभग 1.5 से पौने 2 गुना व्यापार बढ़ा। परंतु आपको पता है हमारी सरकार आने से पहले कितना गुना बढ़ा था? लगभग 1 पॉइंट कुछ बिलियन डॉलर का ट्रेड था 2004 में। 2014 आते आते 35 पॉइंट कुछ, यानी 34-35 गुना बढ़ा था। और जहां तक इसकी बात है तो आप देखिए कि आज बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी सेंसिटिव चीज में कहां चाइनीज का कोई प्रोडक्ट नहीं है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, एक चाइनीज जनरल है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उनकी किताब है द वॉर अनरिस्ट्रिक्टेड, जाके आप चेक कर लीजिएगा। लड़ाई कैसे लड़नी है दूसरे देश से, उसमें है सिर्फ साइबर अटैक ही नहीं होना है, देश के इंटेलिजेंस पे अटैक नहीं होना है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हमारे यहां मीडिया लिबरल है तो इसको कैसे यूज करना है, जुडिशरी ओपन है तो कैसे यूज करना है, सिविल सोसाइटी को कैसे यूज करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे यूज करना। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। एप्पल की कंपनी शिफ्ट हुई भारत में और एप्पल की ही फैक्ट्री में बवाल हो गया बेंगलोर में। स्ट्राइक ही नहीं हुई, तोड़फोड़ मारपीट भी हो गई और हजारों एप्पल के मोबाइल लेके लोग चले भी गए। उसके बावजूद आज 20,000 करोड़ रुपए के एप्पल के मोबाइल भारत में एक्सपोर्ट हुए। ये चाइना को चोट नहीं लगी होगी। मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। हम मोबाइल हम सब यूज करते हैं। 2014 से पहले भारत दुनिया का सेकंड कंज्यूमर था, बट प्रोड्यूसर नहीं था। प्रोड्यूस सिर्फ चाइना करता था। आज हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर हैं और सेकंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तब 2 फैक्ट्रियां थी, आज 200 से ऊपर हैं। तो आप सोचिए ये चाइना के दिल पे चोट नहीं पड़ी होगी। और फाइनली मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज आप जो चाइना का पीपुल्स डेली है उसका जून 2020 का है, जुलाई 2020 में जाके चेक कर लीजिए। उन्होंने ये कहा है कि चाइना इज हेडिंग टुवर्ड्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन आफ्टर तियाननमेन स्क्वायर। आज मैं आपसे पूछूं चीन के साथ कौन खड़ा है? 2 देश, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। 4 देश बता दीजिए। हमारे साथ तो क्वाड में 4 हैं, इसमें क्वाड में 4 हैं। आप सब अनुसंधान करिए, मुझे 4 देशों के नाम बताइए चीन के साथ खड़े हो। इस कदर हमने कूटनीतिक ढंग से उसको अलग थलग कर दिया। ये बात लोग कहते हैं प्रमोद जी कि जो विदेश नीति है उसमें चाइना को कॉर्नर किया और जो वर्चस्व था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो ग्लोबली बढ़ा है पहले से। मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, यहां बैठ के बोलने की क्या जरूरत है? ये सब तो पार्लियामेंट में भी बोला जा सकता है। पार्लियामेंट के लिए आप इतना शर्माते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं, वहां क्यों नहीं बात करते? ये मेरा एक सीधा सा सवाल है। यही बात जो कही है वहां कह दीजिए। जी विपक्ष कह रहा है ना, एक बार चर्चा करा दीजिए। नहीं, मेरी बात तो सुनिए, पूरी हो जाने दीजिए। अब जहां तक व्यापार की बात हुई, रेशो आपने भी मान लिया, धन्यवाद, ईमानदार आदमी है, वरना तो घुमा देते कि नहीं बढ़ा है। मानना तो पड़ा कि इस सरकार के आने के बाद रेशियो और बढ़ा है। हमारे समय कितना बढ़ा था, कितना नहीं बढ़ा था, वो छोड़िए। मुझे तो ये लगता है कि 18 मुलाकातें हुई हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की। इन 18 मुलाकातों में अगर हम एक गुनाह कर रहे हैं, एक सवाल पूछ रहे हैं कि लद्दाख सीमा पर जो उन्होंने जमीन कब्जा कर ली है, बलपूर्वक कब्जा कर ली है, अब वो शहीदों की चिताओं पर जो लाशें चली गई उसे तो झुटला नहीं सकते। 20 हमारे सैनिक मारे गए, शहीद हुए, तो आखिर उनके बारे में शिकायत कब दर्ज होगी? ये आंखें जो लाल आंखें, आंखों में आंखें डाल के बात होने को थी, शर्मा क्यों जाते हैं मोदी जी? नजरें क्यों झुका लेते हैं चीन के सामने? ऐसी कौन सी कोर दब रही? सुनिए, 2 चीजें, एक लाल आंखें चीन के साथ और दूसरा वो कह रहे हैं कि साहब हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, आप सदन में चर्चा करा लीजिए। दोनों बातें कहता हूं। कोर तो चीन की क्या दबी हुई है गिना देता हूं, 2 देश के अलावा तीसरा नहीं। वो तो एक बात, 370 पर चाइना सर के बल खड़ा हो गया, संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव नहीं ला पाया। मसूद अजहर को हमने अप्रैल 2019 में आतंकवादी घोषित करवा लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ से चाइना कुछ नहीं कर पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य हैं, चाइना नहीं बन पाया। इवन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में वो प्रक्रिया इनकी सरकार के समय शुरू हुई थी, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, पर एनएसजी में हम सदस्य हैं, चाइना नहीं रोक पाया। इसलिए आप समझ लीजिए कि चाइना को हम किस सीमा तक
अलग थलग करने में सफल हुए। अब दूसरी बात, एक और ऑन द लाइटर नोट बात कहूं, पूरी दुनिया में 2 के अलावा तीसरा नहीं उसके साथ। और आप सब ने देखा होगा, आज तो मीडिया में खबरें आ रही हैं, शी जिनपिंग के खिलाफ चीन के अंदर जबरदस्त विरोध हो रहा है। ग्वांगझाओ, बीजिंग, हांगकांग, सब जगह हो रहा है। और इतना ही नहीं, यहां तक भी स्थिति आई, कई बैंकों में वो लोग इतने स्थिति हो गई कि टैंक तक लगाने पड़े। अब स्थिति यह है कि ना उसको अंदर से कोई सहारा, न बाहर से कोई सहारा, मगर भारत के जितने विपक्षी दल हैं वो सहारा देने के लिए दौड़े पड़े हैं। अब इंपॉर्टेंट बात, आप डिस्कशन की बात क्यों करें, कारण क्या है? देखिए, प्रमोद जी ने गंभीरता से बात कही, पर इनके एक सांसद है जिन्होंने कहा भारत की सेना का डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं था। तो भाई डिप्लॉयमेंट डिस्कस होगा, डिप्लॉयमेंट तो पॉलिटिकल लीडरशिप का प्रोरोगेटिव नहीं है, ये तो चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड ही तय करेगा कि कौन सी प्लाटून, कौन सी ब्रिगेड, कौन कहां पे रहेगी और उसके बैकअप में कौन है, ये तो डिस्कस हो ही नहीं सकता। यदि मंतव्य ये हो तो आप समझ जाइए कि समझना नहीं चाहते। और वैसे तो समझ कितनी है उनके नेता की, ये भी आप समझ सकते हैं। तो समझना जो चाहे तो एक लाइन में मैं कहूं, हम समझाने को तैयार हैं, पर समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है। जो समझ के भी ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। प्रमोद जी, ये पक्ष कह रहा है कि जब भी कोई नेशनल इशू होता है उस पर विपक्ष साथ क्यों नहीं खड़ा रहता? मेरे ख्याल से जितना मजबूती के साथ, जितना राष्ट्रीय धर्म का पालन करते हुए कांग्रेस खड़ी होती है, उतना कभी भाजपा नहीं। भाजपा एक ऐसी जहाज है जिसमें ब्रेक है ही नहीं। अब मेरे भाई सुधांशु जी अभी दुनिया में उनको अकेला कर रहे थे, अब चीन के राष्ट्राध्यक्ष को चीन में अकेला किए दे रहे हैं, उनका खिलाफ विरोध हो रहा है, उसका भी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं। अब वहां अगर विरोध हो रहा है तो 2 में से एक बात कहिए, आप करा रहे हैं या अपने आप हो रहा है, तो उसका उल्लेख यहां क्यों? पर एक बात तो मैं कहूंगा, भारतीय सेना पर हमें पूरा विश्वास, भारतीय सेना के शौर्य को, उनकी साहसिकता को सलाम, उस पर सवाल नहीं है। सवाल तो आप पर है, आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति पर वो नहीं है। कहीं ना कहीं से, जो मैंने कहा, फिर दोहराता हूं, कोई कोड़ दबी हुई है। फिर भी एक कदम आगे बढ़ते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सांसद की बात आई तो अरुणाचल जहां हमला हुआ था वहां के सांसद ने क्या कहा, भाजपा के, उन्होंने तो कह दिया कि चीन हमलावर हुआ, उनकी सेना अंदर आ गई। तो मैं क्या कहूं कि इनका नेता अपरिपक्व है। तो नेता तक पहुंचने के पहले सांसद तक ही ये रहे हम लोग तो ज्यादा अच्छा है। अगर किसी सांसद ने क्या बोला मुझे तो नहीं मालूम, मेरे किस सांसद का जिक्र हो रहा है, सेना के खिलाफ अगर बोला है तो मैं सहमत नहीं हूं। पर अरुणाचल जहां हमला हुआ है, अरुणाचल का सांसद क्या कह रहा है? वो कह रहा है चीन हमलावर हुआ, उसकी बात ना माने, ये सीधा सा सवाल। सुधांशु जी, वो कहने में सहमत नहीं हूं, मान लेता हूं। देखिए, उन्होंने सेना के खिलाफ नहीं, आपके सांसद मनीष तिवारी जी थे जिन्होंने ये बोला था कि डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं। दूसरा, आप इतने वरिष्ठ नेता हैं, निश्चित रूप से आपको पता होगा सेना कहां पर कितना काम कर रही है, ये उस क्षेत्र के सांसद को नहीं पता होता है, बल्कि उस क्षेत्र के जनरल ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ को बेहतर पता होता है। सांसद का परिव्यू ये नहीं रहता है कि सेना वहां पे क्या काम कर रही है। और दूसरी बात, फिर एक बात ऑन द लाइटर नोट कहूं, जहां तक कोर दबी होने की बात है, तो कोर शायद राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले दान के एहसान में दबी है, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हुए करार के प्यार में दबी है, यह तो देश की जनता समझती है। आरजीएफ को जो पैसा मिला उस पर सवाल है। वो पैसे वाली बात अलग है, मैं एक सीरियस बात भी करना चाहता हूं। देखिए, आपने याद दिलाया कि जब कभी कोई ऐसा टसल हो तो विपक्ष को कैसे बिहेव करना चाहिए, मैं बताता हूं। चाइना का उल्लेख आता, सन 62 का चीन का युद्ध, तब हम जनसंघ थे, भाजपा नहीं थे। जनसंघ ने किस तरह सपोर्ट किया वो तो छोड़िए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इस कदर सपोर्ट किया कि नेहरू जी ने, उन नेहरू जी को जिन्होंने प्रतिबंध लगाया था आरएसएस पे, और ऐसा सपोर्ट किया कि नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की और 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस की परेड में इनवाइट किया। यह होता है सपोर्ट। 71 का युद्ध था, इन्होंने कहा राजनीतिक नेतृत्व ने इच्छा शक्ति दिखाई, बिल्कुल। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की इंदिरा जी की।
रिकॉर्ड के ऊपर है। अब आइए 1995 जेनेवा में पाकिस्तान प्रस्ताव लेके आ रहा था हमारे विरुद्ध, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, अटल जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में गए नेतृत्व करते हुए और पूरा श्रेय नरसिम्हा राव को दिया और लौट के आके हमने बिल्कुल लड़ाई लड़ी कि कश्मीर मुद्दे पे हमारा मतभेद है। और आप आइए 2010 में मियां नवाज शरीफ ने जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, देहाती औरत और जाने क्या क्या कहा था, तब मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी ने गरज कर कहा था कि कौन होता है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के बारे में बोलने वाला, वो 120 करोड़ के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए मैं कहता हूं जब हम लोग बचपन में थे और जब आदरणीय तिवारी जी यूपी में नेता थे तो 80 के दशक और 90 के दशक में एक नारा था कांग्रेस का कि सरकार चलाना इन्हीं को आता है। अब आप देखिए देश की जनता ने दिखा दिया सरकार चलाना किसको आता है, परंतु मुझे लगता है जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना नहीं आता है, वो उनको कम से कम भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए, क्योंकि हमने लंबे समय तक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई। क्या वो जो भूमिका प्रमोद सर और जो एक सपोर्ट होना चाहिए, अगर प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर बाहर का देश का कोई भी व्यक्ति या मिनिस्टर बोलता है तो आपको पक्ष में खड़ा होना चाहिए और कुछ नेशनल इश्यूज पर कम से कम सरकार के साथ रहना चाहिए आप लोगों को। मैं वहीं से शुरू करता हूं जहां से शुरुआत की थी मेरे साथी ने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धन्यवाद दिया। तो चलिए, आपको विपक्ष हमें नहीं आता जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाना, तो आपको जिम्मेदार सरकार की भूमिका निभाना भी सीखनी पड़ेगी। आप पहुंच जाते हो मंगल ग्रह का प्रेक्षण जो आपके 8 महीने पहले हुआ है, आप पहुंच जाते हो उद्घाटन करने उन योजनाओं का, उन परियोजनाओं का जो कांग्रेस के जमाने से शुरू हुई और लगभग पूरी हो गई। आप जिक्र नहीं करते कि इसका शिलान्यास, इसकी शुरुआत, इसकी संकल्पना कांग्रेस ने की थी। तो ठीक है, हमें जिम्मेदार विपक्ष कैसे हो इनसे सीखना है और सरकार कैसे चलाई जाए इनको हमसे सीखना पड़ेगा। पर क्यों ना हम दोनों रोल बदल लें। आ जाओ भाई, विपक्ष में आप इतना अच्छा चलाते थे, हमको सरकार में जाने दो, हम सरकार अच्छी चला लेते हैं। अब आप फैसला नहीं करोगे तो हो ही जाएगा फैसला 24 में। कह रहे हैं विपक्ष में आ जाइए, कह रहे हैं सत्ता छोड़ दीजिए, विपक्ष में बैठिए, वो आना चाहते हैं सत्ता यही में। तो कांग्रेस की गलतफहमी या जिसे कहें रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जनाब, कौन सरकार में रहेगा ना हम तय करते ना आप, ये जनता तय करती है कि कौन सरकार में रहेगा। अब देखिए यहां पे एक बात और, अगर आप गंभीरता से देखें, हमने जब जब किसी भी विषय के ऊपर बात हुई, कोविड का विषय आया, प्रधानमंत्री जी ने सबको साथ में लेकर बात करने का प्रयास किया। परंतु आपने जो एक बात कही, कांग्रेस की दूरंदेशी बहुत गजब है। उन्होंने कहा ना इस योजना का शिलान्यास, याद करिए डिजिटल रिवॉल्यूशन जब हम लोगों ने कहा 2014 के बाद, कहा राजीव गांधी जी ने शुरू किया था 1989 से पहले। मतलब बीच में अटल जी की सरकार आके आईटी रिवॉल्यूशन भी हो गया पर डिजिटल हुआ। मतलब बीरबल खिचड़ी आपने देखी होगी, मगर इतना लंबा नहीं कि उस जमाने में। और आज 8 साल हमारे हो गए, योजनाएं उनके जमाने में चल रही है। बताइए, चीन की सीमा के ऊपर ए.के. एंटोनी साहब का सदन के पटल पर दिया गया बयान है कि हमारी ये पॉलिसी थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो उनके जमाने में। और दूरंदेशी इतनी गजब की है, देखिए राहुल गांधी जी ने अमेठी से बैठ के दूर से देख लिया था कि मैं चुनाव हारने वाला हूं, तो कहां पे जाकर लड़ना है, वायनाड पहुंच गए। उससे आगे दूर वो जा नहीं सकते थे, शायद समुद्र आ जाता। और दूरंदेशी इतनी है कि भारत जोड़ो यात्रा चली, कहां से, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र आते आते हिमाचल जिता दिया। ऐसी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी आपने नहीं सुनी होगी जो कांग्रेस के लोग अपने नेताओं के बारे में कहने का प्रयास करते हैं। परंतु मेरा सिर्फ यह कहना है, अब ये 21वीं सदी का भारत है। 2019 में जिस पीढ़ी ने वोट किया था ना पहली बार, ये वो थी जिसने या तो 21वीं सदी में पैदा हुई या 21वीं सदी में होश संभाला। अब सबको सब कुछ पता है, सबके हाथ में मोबाइल है, गलत इंफॉर्मेशन भी आती है सोशल मीडिया पे, मैं मानता हूं, पर अगर कोई सर्च करना चाहे तो 90% तक सच्चाई के साथ पहुंच सकता है। इसलिए ऑन द लाइटर नोट एक लाइन और कहूं, जैसे अब सरकार की बात कही, हम लोग तरफ लखनऊ में एक कहावत होती थी, उन नवाबों के जमाने के जब लोग बात करते थे, बड़े किस्से, तब ऐसा होता था, लोग कहते थे अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खा फाख्ते उड़ाया करते थे। क्या बात है प्रमोद जी। बीजेपी कह रही है और सुधांशु जी ने मेंशन किया, कहा यात्रा कहीं और चल रही है, कैसे उसका बेनिफिट हिमाचल में मिल गया और गुजरात और दिल्ली एमसीडी में नहीं मिला। सब बात जब लाइटर वेन की चल रही है तो मैं थोड़ी सीरियस बात कर देता हूं। करिए सर। ये तो बड़ा अच्छा है
कि सुधांशु जी बैठे हैं। इनकी जगह एक आध और बैठे होते तो सुन लीजिए सिलसिलेवार। देश पहली बार आजाद 2014 में हुआ, किसी ने तो कहा था। अब कल तो बाप ही बदल लिया अपना। अब भाई हम लोग तो सिंगल बाप वाले, ये डबल बाप की परंपरा भाजपा डाल रही है। अमृता फडणवीस कौन है? 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, उनकी धर्मपत्नी। उन्होंने कहा कि मोदी जी राष्ट्रपिता है। तो भैया एक घर में 2 पिता कैसे हैं, जरा झगड़ा मत कराओ यार। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने क्या कहा कि 2014 के पहले जो भारत था उसके राष्ट्रपिता तो गांधी थे, महात्मा गांधी, पर आधुनिक भारत के राष्ट्रपिता मोदी जी। मेरे ख्याल से ये अगर सिलसिला चलता रहा तो भाजपा को कई बाप बनाने पड़ेंगे। फिर किसी का 10 साल आएगा, फिर कोई आधुनिक बनाएगा, कोई डिजिटल बनाएगा, कोई पैरा डिजिटल बनाएगा। मैं जानना चाहता हूं ये नफरत गांधी के खिलाफ कब से है भाजपा में? इसी नफरत ने एक गोडसे पैदा किया और गांधी की हत्या हुई। अब ये बयान, इस पे खामोशी क्यों, चुप्पी क्यों? क्या किसी देश में, दुनिया में 2 राष्ट्रपिता हैं? क्या खंड काल में वक्त के हिसाब से पिता बदले जाएंगे? मैं इस पे जरा सा चाहता हूं कि बताएं, क्या इस सहमत हैं कि 2 राष्ट्रपिता हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? अगर 2 राष्ट्रपिता हो सकते हैं तो भाई फिर। वैसे तो मैं ईमानदारी से बात कहूं, देखिए ये पिता का कॉन्सेप्ट तब आता है जब आप मानते हैं कि देश 1947 में पैदा हुआ, वरना हम तो मानते माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, जो ऋग्वेद के पृथ्वी सूक्त में कहा गया है, इसीलिए हम तो भारत को माता मानते हैं। तो ईमानदारी की बात यह है कि राष्ट्र का पिता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह कौन सी मानसिकता है, यह विचार करने की बात। गांधी जी वाला टाइटल मतलब आप मानते हैं कि हाँ? नहीं, मैं तो एक विचार दे रहा हूं। हाँ। अगर मान लीजिए इस देश में गुरु गोविंद सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज सबके सब तो भारत माता के सपूत हुए। इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, राजा राज राजेंद्र चोल से लेके राणा सांगा तक, लचित बरफुकन तक, ये सब भारत मां के सपूत हुए। यहां तक कि जो भगवान का दर्जा भी है, जो भगवान है, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान बुद्ध, वो भी कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब भाई उसके बाद सोच लीजिए, जो राष्ट्रपिता, तो एक विचार करने का विषय है कि ये विचार भारतीय है या विदेश, ये विचार आयातित है, इस पर विचार करने की जरूरत है। और एक लाइन और कह दूं, वो टाइटल मतलब आप मानते हैं कि उस पर विचार होना चाहिए? आप विचार करिए, ओपन है ये बताइए। उनकी समाधि पे लिखा है हे राम। राम क्या है? भारत माता के सपूत है, भगवान है। क्योंकि हमारे यहां कहा गया है भारत क्या है? गायन्ति देवः किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतु भवंति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी प्रशंसा में गीत गाते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग के सुखों का भोग करने के बाद, देवता की योनि में रहने के बाद मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो यहां जन्म होते हैं, उसका कोई पिता हो सकता है क्या? यह विचार करने का विषय है। अब आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हैं, विचार करिए। 2014 पे ओपन है, एक लाइन और, एक लाइन हम नहीं कह रहे हैं। 18 मई 2014 को लंदन से निकलने वाले संडे गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा था कि 16 मई 2014 का दिन माना जाना चाहिए द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। बिकॉज उसने कहा कि 47 के बाद लंबे समय तक जिन लोगों का शासन रहा, विचार कार्यशैली में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के प्रतीक थे। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी से कोई मतलब नहीं है और वो पूर्णतः भारतीय है। ये किसने लिखा? उसने जिसने हम पे हुकूमत की थी। ये किसने लिखा? जहां से जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में डिग्री प्राप्त की थी और कहा था हमने आपसे बहुत सीखा है। ये किसने लिखा? उस इंग्लैंड वालों ने, जहां अभी कुछ दिन पहले जाके भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में राहुल गांधी जी ने ज्ञान दिया था।
ये इतिहास की बात है जो, और इन्होंने वर्णन किया, नहीं, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं, ओपन कर दिया, कहा आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। राष्ट्रपिता वाली देखिए बात। सुनिए, इस पर चर्चा पहली बार नहीं हो रही है। ये जहर गांधी के खिलाफ भरा है, कण कण में भरा है, भाजपा की विचारधारा में भरा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये चर्चा कब शुरू हुई थी मालूम है? 1991 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में श्री कल्याण सिंह जी ने मेरे ही एक सवाल के जवाब में कह दिया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो ही नहीं सकते, क्योंकि देश पहले का, मुझे लगता है वो ये अध्याय खोल के पढ़ गए। चर्चा चली, मैंने नहीं चलने दी 2 दिन विधानसभा इस बात पर कि राष्ट्रपिता का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं सलूट करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए लखनऊ और आकर उन्होंने कहा कि ये चर्चा गलत है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, हैं और रहेंगे। राष्ट्रपिता के उनका बड़ा स्पष्ट दृष्टिकोण आया, बदल गया। लेकिन यही है भाजपा का 2 अध्याय, एक अटल अडवाणी युग और एक मोदी युग। यहां अब वो भाजपा नहीं रही जो भाजपा अटल अडवाणी की थी। एनीवे, करो, तीसरा लाओ, चौथा लाओ, उस पे ये आपका अपना है। लेकिन मेरे जैसे करोड़ों भारतवासी हैं जो भारत क्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानते हैं, अपने प्राण दे देंगे, लेकिन राष्ट्रपिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पहले भी विरोध किया था, आज भी विरोध कर रहे हैं। ये ओपन राष्ट्र महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, वो व्यक्ति नहीं थे। वो अगर राष्ट्रपिता मानते हैं तो एक विचार, एक वैचारिक अधिष्ठान थे, ठीक है, एक प्रेरणा के स्रोत। महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन क्या था? राम राज्य। प्रतिदिन का भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। अंतिम शब्द क्या था? हे राम, जो लिखा है उनकी समाधि पे। जिस दिन, यानी महात्मा गांधी के व्यक्तित्व विचार की आत्मा राम थे। जिस दिन 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में कोर्ट का हलफनामा देके कहा गया कि राम थे ही नहीं, महात्मा गांधी की आत्मा की हत्या उस दिन कर दी गई। इससे बड़ा अपमान महात्मा गांधी का नहीं हो सकता कि उनका विचार, भजन, प्रतीक सब को झुठला दिया गया। यानी उसके हिसाब से उनकी समाधि पे लिखा काल्पनिक है। इसलिए मैं कहता हूं वो गांधी की कांग्रेस थी, ये इनकी कांग्रेस है। एक वो थे, एक ये हैं। और इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात कही, 1990 से पहले कोई ऐसा उदाहरण बताइए जहां कांग्रेस के किसी नेता ने वीर सावरकर के खिलाफ बयान दिया हो। सर्च करके बताइए। जब तक इंदिरा गांधी जी से लेकर नरसिम्हा राव तक थे, तब तक कांग्रेस ने एक निश्चित स्तर की परिपक्वता दिखाई। जब से वर्तमान नेतृत्व आया है, तब से हिंदू आतंकवादी हो गया, यहां तक स्थितियां पहुंच गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैसे अब तो देखिए सब बदलाव हो गया, सब राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में है। जो लोग ये कहते थे प्रस्ताव पारित करके कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, वो कहते हैं हम राम मंदिर के साथ हैं। जिन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था, मुलायम सिंह जी ने वो कहा था हम साथ में हैं, तो सब साथ में आइए। मैं तो कहना चाहता हूं, महात्मा गांधी का ही विजन राम राज्य था ना। राम राज्य में क्या कहा गया? बैर न कर काहू संग कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम के प्रताप से ही सही, सब विषमता खोइए। हम कोई बैर नहीं रखना चाहते, सब आइए 21वीं सदी में नए भारत के निर्माण में जुड़िए। प्रमोद जी, मैं एक ऐतिहासिक तथ्य सही कर दूं, ये मनमोहन सिंह सरकार ने नहीं रखा था सेतु वाला। ये जिसका जिक्र कर रहे हैं राम के अस्तित्व का, वो श्रीलंका और भारत के बीच में जिस राम सेतु का जिक्र है, ये अटल जी की सरकार में एफिडेविट हलफनामा है, सुप्रीम कोर्ट में देख लें। उसको हमने रिविल किया था, रिवाइज किया था। तो अब अटल जी पे इतनी नाराजगी कि वो राम को नहीं मानते थे, इसलिए कुरेदा जा रहा है। तो अब धीरे धीरे जितनी गांधी से नफरत है, कुछ दिनों बाद जितने अटल जी के मंत्री थे ना, वो सब बाहर हो गए। 1-2 बचे हैं, वो भी बेचारे दिन गिन रहे हैं। तो ये विचारधारा का परिवर्तन हुआ है। राजनाथ सिंह जैसा योग्य आदमी बचा हुआ है, वरना तो आप देखो जो जरा सा करीब था उधर चला गया। परिवर्तन आता है, हर राज्य में आता है, हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। इनकी सरकार है, इनके प्रधानमंत्री को पूरा अधिकार है कि इसको रखें न रखें। लेकिन ये एक सोच कि मैं अटल से भी बड़ा हूं, वरना तो राष्ट्रपिता मान लेते आप अटल जी को भी। क्या अटल जी इतने कमजोर थे? अटल जी इतने खराब थे? अटल जी मोदी जी से बहुत
नीचे थे कि राष्ट्रपिता बनने के लिए इतना तो मान लिया, मैं ईमानदारी से धन्यवाद देता हूं आपको कि इन्होंने गांधी पे चर्चा तो शुरू करा दी कि राष्ट्रपिता हैं कि नहीं, इस पे आप विचार करिए। ठीक है। नहीं सुनिए, पर मोदी राष्ट्रपिता है कि नहीं, मेरा सीधा सवाल है, बता दें। मैं त्रिवेदी जी आपसे पूछ रहा हूं, आप मोदी को राष्ट्रपिता मानते हैं? जो व्यक्ति खड़े होकर अपने भाषण में, मोदी जी खड़े होकर क्या नारा लगवाते हैं, भारत माता की जय और वंदे मातरम, जिनको परहेज है भारत माता की जय और वंदे मातरम से, उनके मन में आता होगा कि कौन क्या पिता, परंतु हम तो वो हैं इदम राष्ट्राय स्वाहा। तो जब वो भारत माता की बात करते हैं तो वो मुद्दा ही खत्म हो गया ना सारा। ठीक है, लीजिए, नहीं, मुद्दा खत्म नहीं हुआ। मेरा सीधा सा पॉइंटेड सवाल था, मैं फिर पूछ रहा हूं, आप राष्ट्रपिता मोदी जी को मानते हैं कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दे रही है। मैं तो कह रहा हूं, जो भारत माता की जय बोलते हैं, अपने मुंह से भारत माता बोलते हैं, तो वो पिता की बात सोच कैसे सकते हैं? ठीक है, इन्होंने नकार दिया। खत्म हो गया। ठीक है। हाँ, मगर सुनिए, भगवान रक्षा करे, भगवान रक्षा करे। मगर अफसोस है कि आपके नेता जब भारत जोड़ो यात्रा पे चलते हैं तो तमिलनाडु में वो फादर जॉर्ज पुनिया आपके साथ चलता है, जो एलानिया कहता कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती पे मेरे पैर न टच हो जाएं, वरना इस अपवित्र धरती से मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। अरे भाई, अगर यही किसी पादरी को लेना था तो केरल के उस फादर जोसेफ के पास क्यों नहीं गए, जिसके इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हाथ काट दिए थे? वो जॉर्ज पुनिया ही ध्यान आता, उस पर जवाब दे दीजिए। ठीक है, आ रहा हूं साथ में। हाँ, सवाल है, जवाब देने। अच्छा, जवाब दे दीजिए, फिर आता हूं सुधांशु। पहले दिन से इनकी नजर राहुल गांधी की टी शर्ट पे, उसके दाम नहीं तय कर पाए अभी तक। ये पहले दिन से यात्रा में वो 5 स्टार फैसिलिटी के वो जो चल रहा है कंटेनर ना रहते हैं, अब इत्तेफाक से कैमरा पहुंच गया किसी कैमरामैन के, तो वो दोनों तो भूल गए। अब बात पादरी की। अरे जब हम चले हैं सफर में तो हम तो जोड़ने निकले हैं ना, हम तो करने निकले हैं कि किसी की विचारधारा गलत है तो सुनो, मिलो मुझसे, भारत में वही रहेगा जो भारत माता की जय कहेगा, भारत के संविधान के प्रति, भारत के प्रति विश्वास करेगा, वो रहेगा। हमसे एक दिखा दिया, एक छोटा सा लड़का, वो है ना आपके, एक चलता है आपके यहाँ डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट, तो उसने दिखा दिया वो मुसलमान था। मुसलमान को राहुल गांधी इतना प्यार क्यों करते हैं, और तिलक लगाए, पंडित जी के बेटे को नहीं दिखाया। जब हमने दिखाया तो उसके बाद ऐसी खामोशी छाई है, ऐसी खामोशी छाई है कि जैसे आजकल खतरा है ना बीमारियों का, वैसे ही इनके दिमाग में डर बैठ गया है 2024 में कालिया तेरा क्या होगा। ठीक है सुधांशु जी, ये भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी ने बहुत सारे अटैक किए। आप देखिए, कहा ये है, उसके बाद कांग्रेस ने यह भी कहा कि साहब इतनी सारी रैलीज त्रिपुरा में हो रही हैं, इतने सारे पॉलिटिकल फंक्शंस हो रहे हैं, लेकिन लेटर जो लिखा गया वो राहुल गांधी और अशोक गहलोत साहब को ही क्यों लिखा गया? तो क्या कोई राजनीतिक दिक्कत है? आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा चलेगी तो राहुल गांधी का कद और कांग्रेस वापस रिवाइव हो पाएगी? मैं समझ रहा हूं शायद कांग्रेस समझ नहीं पाई। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो राहुल गांधी जी की टी शर्ट को लेकर हमने उनकी तारीफ की थी, क्योंकि उनके पिताजी के, नाना जी के कपड़े धुलने जाते थे पेरिस में, तो वो तो हमेशा से हमने सुना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी तो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे, तो राहुल गांधी जी के मुंह में सोने का चमचा भी हो सकता है। इसमें उनकी प्रशंसा है भाई, जब आपके खानदानी इतना था तो आज 20,000 की शर्ट में कौन सी बात है? मगर अब प्रशंसा भी आपको आलोचना लगने लगी, तो ये हमारे लिए एक समस्या का विषय था। और रही बात, ठीक बात है, जो आपने कहा कि भाई हम उनसे डर रहे हैं, तो अब आप ये बताइए, हम डर ज्यादा रहे हैं या कांग्रेस के लोग ज्यादा डर रहे हैं? जहां नहीं गए वहां जीत गए, और जहां गए तो साहब गुजरात में 32 विधानसभा ऐसी थी जो आजादी के बाद कभी कांग्रेस नहीं आ रही थी, और हम लोग ईमानदारी की बात कर रहे हैं, हमें मानते थे ये 32 तो हम कभी नहीं जीत सकते, मगर इसके बावजूद उसमें से भी 17 चले गए, और इसके बावजूद उनका जलवाए जलाल के साथ लश्कर जर्रार चल रहा है। और वो जिस ढंग से चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है, दिल्ली में कह रहे हैं आने से डर लगेगा, दिल्ली में कांग्रेस साफ हो गई एमसीडी में। 2 चुनावों में, जैसे हम लोग पुराने जमाने में टेस्ट मैच होता था, अगर एक बैट्समैन दोनों इनिंग में 0 पे आउट गया, कहते चश्मा पहन लिया 0, तो लोकसभा विधानसभा 2 बार चश्मा पहन चुके हैं। तो आप सोचिए, डर हमें लगता है या डर किसी और को? तो उनकी यात्रा के ऊपर तो मुझे वो पंक्ति याद आती है
कि मान लो राहुल गांधी जी जब चल रहे हैं तो कांग्रेसियों के लिए कह रहे हो, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, और बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। प्रमोद जी, देखिए, गुजरात में गए थे कैंपेन करने राहुल गांधी जी। एक सरकार भले ही बीजेपी की हो, लेकिन उसके बाद भी एक मिनिमम 30-32% वोट बैंक कांग्रेस का इंटैक्ट रहता था, भले ही वो सीटों पर रिफ्लेक्ट ना हो। इस बार वो वोट बैंक आपका नीचे चला गया, चलिए 40% के आसपास हाँ, रहता था इनका, वो नीचे गया। और आप चलिए। देखिए जो मार्जिन है, बीजेपी ने जो सीटें हासिल करी है, वो मतलब आप सोच नहीं सकते। और वहां कैंपेन किया था। हिमाचल में राहुल जी कैंपेन करने नहीं गए थे, वही वो कह रहे हैं कि साहब यात्रा चल रही, कैंपेन नहीं किया, वहां सरकार बन जो ये कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं, मैं समझा देता हूं। जो इन्होंने कहने से छोड़ा, मेरे भाई, राजनीति पे ऊंचाइयां भी देखी हैं हमने और निम्नता स्तर भी देखा है। हमने इसी लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी को हार कर 2 सीटों पर सिमटते हुए भारतीय जनता पार्टी को देखा है। तो कभी अहंकार मत करो, ये राजनीति है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। पर अगर इसी को गणित से समझ लो तो 3 जगह चुनाव हुआ, 3-0 था। हिमाचल में आपकी सरकार, गुजरात में आपकी सरकार, और यहां जो कॉरपोरेशन था हाँ, उसमें भी आप सत्ता आपकी सरकार। 3-0 खेल शुरू हुआ, आज 1-2 पे है। 2 जगह आप हार गए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप जीत गए। मुबारक हो ऐसी जीत, भगवान करे ऐसी जीत आपको 2024 में मिल जाए कि जितना है उसमें 2/3 हार जाएं, 1/3 पर आप जश्न मनाइए। पर इतना जरूर मैं कहूंगा, होगा सर्वे, होगा विश्लेषण, हाँ। कि कैसे वो वोट जो हमारा गया है वो कहां गया है, उसमें आप निश्चित रूप से सफल रहे उस वोट को बांटने में। पर अगर ये वोट इकट्ठा हो गया, नहीं बटा, तो भी आपने एक सबक गुजरात ने हमें सिखा दिया है। पर इस पर आपका क्या कहना है? हिमाचल कैसे चला गया आपका? वहां क्या गुजरात तो गई भी नहीं यात्रा, हिमाचल भी नहीं गई यात्रा, दिल्ली भी नहीं गई यात्रा, तो उसको यात्रा से जोड़ने की जरूरत क्या है? पर जोड़ लीजिए, आप कह लीजिए। पर यहां तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में कभी कोई मंत्री नहीं जाता था, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, डर आपसे नहीं लगता भैया, डर आपकी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से लगता है। जिस तरीके से आपने शर्मनाक ढंग से इसका उपयोग किया है, ये लोकतंत्र में एक खराब लक्षण है। आज हम शिकार हो रहे हैं, कल शायद ये पहिया उल्टा घूम सकता है। हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। हम तो नहीं करेंगे, घबराना मत। ठीक है। सुधांशु जी, दो कहते कहते दिल की आरजू लबों पे आ बिल्कुल आ गई, गई। मगर उन्होंने मजे इशारों हुए में- खिलाड़ी की तरह देखा कि आउट हाँ। स्विंगर जा रही, कैच हो सकते, तो अपने कदम वापस खींच लिए क्रीज में, मगर समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी। ठीक है। सुधांशु जी, 2 चीज उन्होंने कहा, साहब गुजरात में भी बीजेपी थी, हिमाचल में बीजेपी थी और एमसीडी में भी बीजेपी थी। यहां तक कि शीला जी 3 बार का टर्म था, तब भी बीजेपी थी। यहां से वाइप आउट आप हुए, गुजरात में आप थे, हिमाचल में जो बात हो रही थी रिवाज बदला जाएगा, वो नहीं बदला गया। तो उनका कहना है स्कोर वाइज देखिए तो बीजेपी लूज की है। हाँ, जो आपने स्कोर वाइज कही उसी स्कोर की बात करते हैं। जैसे अभी आपने 1984 का उदाहरण दिया, 1984 में हम 2 सीटें थे, पर जाके जरा चेक करिएगा, हम लोग तो बच्चे थे, इससे मैंने उस जमाने में भी रिसर्च किया था। कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट परसेंट किस पार्टी का था? बीजेपी का 8.96% वोट था, कांग्रेस का 42-43% वोट था। तो हमारा उत्तर अप एंड डाउन की बात, हम लगातार दशक दर दशक बढ़े, 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक। कांग्रेस 50 के दशक से वोट परसेंटेज में लगातार नीचे आई है, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1984। तो अब अंतर आपको बताता हूं, हम हिमाचल हारे, हम स्वीकार करते हैं, 43% वोट हमारा था, 43.9% वोट इनका था, 37,900 वोट के कम से हम हारे। छोटा राज्य है, उसमें हार जीत हो जाती है। इतने अंतर से उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा की हार जीत होती है। पर यह वो हार है जो राजनीति में कहा जाता है हार और जीत चलती रहती है। मगर जैसे ये गुजरात हारे हैं,
उसे हार और जीत चलती रहती नहीं, वो हार नहीं तबाही कहलाती है। दैट इज नॉट डिफीट, दैट इज डिवास्टेशन। जिस ढंग से एमसीडी हारे हैं, वो ऐसा लगता है कि अब उबर पाएंगे या नहीं, वो स्थिति है। इसलिए मैंने कहा कि ईमानदारी से उस विषय पे विश्लेषण करना चाहिए कांग्रेस को कि अगर आपकी स्थिति, अब इन्होंने जो कहा गुजरात में वोट ट्रांसफर हुआ, बहुत सही बात आपने कही। तमाम लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी को वोट ट्रांसफर हुआ। आम आदमी पार्टी की यद्यपि हिमाचल में सारी सीटों पर जमानत जब्त हो गई, पर आम आदमी पार्टी की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पहली बार किसने पार कराई थी? दिल्ली में याद करिए, 8 सीटें कांग्रेस की थी, 28 उनकी थी, 32 हमारी थी। भाजपा को रोकने के लिए आपने पालकी ढोकर सत्ता तक पहुंचाया और उसके बाद उन्होंने आपको उस मुकाम तक पहुंचाया कि पंजाब जैसा राज्य ले गए और गुजरात में विपक्षी दल के आपके स्टेटस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो फिर आपकी स्थिति क्या होगी? और हम लुटे लुटे मोड़ पर खड़े खड़े पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। ठीक है प्रमोद जी, एक बार इसका जवाब दे रही है, उसके बाद एक बहुत गंभीर विषय, क्योंकि आप दोनों ही बहुत वरिष्ठ। अच्छा, ये वाला गंभीर नहीं था? नहीं, ये वाला इससे ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि दोनों ही अच्छे वक्ता हैं। तो जो वक्तव्य आजकल दिए जा रहे हैं राजनीति पे, उस पर भी 2 मिनट चर्चा हो जाए। देखिए, सुधांशु जी ने नीरज जी की एक गीत सुनाया, कुछ पंक्तियां शब्द इधर उधर हो गए, वो अलग बात है। ये अपने बारे में कह रहे थे, हमारे बारे में नहीं कह रहे थे। यहां हम चुनाव का विश्लेषण करने नहीं बैठे, हम बैठे हैं, बहुत हालात देखे हैं हमने, स्वीकार किया कि 2 सीट पे थे, हम 400 पे थे, हम उससे घट के कहां पहुंच गए, ये उससे बढ़ के कहां पहुंच गए। यही तो मैं कह रहा हूं कि राजनीति में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, पर हमें पूरा भरोसा है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ धोखा, नौजवानों के साथ धोखा। मैं 3 सवाल पूछे लेता हूं। 2 करोड़ अब याद है कि नहीं हर साल लोगों को रोजगार देंगे? 15 लाख वाला भूले तो नहीं है अभी? आप भूल गए हो तो मैं याद दिला देता हूं। जब अपना निकालने जाना है अकाउंट में तो मेरा भी लेते आना यार, लखनऊ में बांट लेंगे हम दोनों मिलके। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपने तो कहा था मेक इन इंडिया, ये आपको मेक इन चाइना की निर्भरता आपकी क्यों बढ़ रही है? ठीक है, एक बड़ा सवाल है। और उस समय जब आप 18 बार मिलते हैं चीन के राष्ट्राध्यक्ष से, तो आप क्यों नहीं उन 20 सैनिकों का गिला शिकवा कहते, जिनके परिवार में साया उड़ गया, जिनकी मां की गोद खाली हो गई? उनके बारे में बोलने में आपको डर क्यों लगता है? आप कह रहे हो राजीव गांधी फाउंडेशन। मैं पूछना चाहता हूं, पीएम केयर फंड में कितनी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से, चीन से आपने कितना लिया, उसका जरा हमको ब्यौरा दे दीजिए। चीन को लेकर सुधांशु जी विपक्ष बार बार घेर रहा है। वो कह रहा है साहब, बार बार आंख दिखाने की बात होती है, आप बात कर लेते हैं, हैंडशेक हो जाता है, बिजनेस की बात आती है, उसके बाद पीएम केयर फंड की भी बात आती है, संसद में चर्चा आती है। 5-6 इश्यूज ऐसे हैं जो बिल्कुल चीन से डायरेक्ट जुड़े हुए, और उसको लेकर राजनीति भी होती है, और फिर अल्फाज भी वो यूज किए जाते हैं जिस पर बीजेपी भी हमलावर रहती है। यानी कुल मिला के जो राजनीति चल रही है वो चीन के इर्द गिर्द। जिस मुद्दे पे वो आज से नहीं 4 पीढ़ी से घिरे घिराए हैं, उस पे वो घेर सकें, ये सोचना अपने आप में गलतफहमी है। मगर जो कंपनियों की बात है, तो मेरे विचार से कांग्रेस की यह बात बहुत ही अपरिपक्वतापूर्ण है। कंपनियां इस देश में काम करती हैं, भारत के कानून के तहत काम करती हैं। विदेशी कंपनियां काम करती हैं, इनकम टैक्स भी देती हैं, भारत सरकार भी उनसे इनकम टैक्स लेती है, जीएसटी लेती है, सेल्स टैक्स लेती है, और उन पे भारत का कानून लागू होता है। यदि कोई गलती होगी तो उनको भारत के कानून के तहत कार्रवाई होगी। मगर कांग्रेस ने पैसा लिया चाइनीज एम्बेसी पे, वो सरकार की सीधे प्रतिनिधि है। भारत में भी चीन की एम्बेसी या किसी भी देश के दूतावास पे भारत का कानून नहीं लागू होता, उस देश का कानून लागू होता है। अगर हमें उसके अंदर पुलिस भेजनी है तो उस देश से परमिशन लेनी होगी, सीधे नहीं कर सकते। आपने सरकार से पैसा लिया है, हमने तो, अब जैसे मान लीजिए एप्पल कंपनी है, तो ये तो कंपनी तो अमेरिका की है, तो मतलब वो भारत सरकार को टैक्स दे रही, तो मतलब क्या अमेरिका से हम पैसा ले रहे हैं क्या? या सैमसंग कंपनी कोरिया की है, अगर वो भारत सरकार को टैक्स दे रही है तो मतलब हम उससे पैसा ले रहे हैं क्या? अभी एयरबस की हमने फैक्ट्री खुलवाई तो वो भी हमें टैक्स देगी, उससे पैसा लिए नहीं। पर दूतावास ने, और सुनिए दूतावास ने दिया किसके लिए था? भारत चीन के संबंधों पर शोध करने के लिए। तो अब 14 साल हो गए हैं, जरा वो शोध पत्र भी तो जनता के सामने आना चाहिए कि अनुसंधान किया है तो क्या अनुसंधान करके निकाला है। आगे बात घुमा फिरा के फिर वहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो लिया वो सार्वजनिक कर दिया, दिखा दिया,
और बता दिया कि हमने ये लिया, इस काम के लिए लिया। आप में हिम्मत है तो पीएम केयर फंड में जो लिया है, जो पैसा आया उसका हिसाब दे दीजिए। जो बैंड कंपनीज थी वो कह रहे हैं कि पीएम केयर फंड में पैसा दिया उसको सार्वजनिक कर दीजिए। बैंड कंपनीज का मतलब? बैंड कंपनी तो भारत में काम ही नहीं करेगी भाई। ब्लैक लिस्टेड कंपनी तो भारत में काम ही नहीं कर सकती, तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी किसी को चेक कैसे दे सकती है? ब्लैक लिस्टेड बैंक ये बड़ी आश्चर्य की बात है। खुद ही बताते हैं कि फला फला कंपनी ने पैसा दिया है, फिर कहते हैं आप बता दीजिए। तो भाई या तो आपको नहीं पता है तो आप सही नहीं बता रहे हैं, या आपको पता है फिर भी आप कहलाना चाह रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, फिर से समझ लीजिए। आप पीएम केयर फंड में जब पैसा बता देंगे तो हमारी जानकारी है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों ने आपको पैसा दिया, और ब्लैक लिस्टेड कंपनियां बंद नहीं होती हैं। ब्लैक लिस्टेड कंपनियां ब्लैक लिस्टेड होने के बाद उनकी चल अचल संपत्ति रहती है। ये थोड़ा सा कंपनी ला समझ लीजिए। दूसरी बात, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं। हम तो कह रहे हैं कि जो हमने लिया सार्वजनिक कर दिया, क्यों, हमारे पास छिपाने कुछ नहीं था। आपने जनहित के लिए लिया ना, तो जनहित के लिए जो लिया उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते? तो हम बता दें ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, आप उसको सार्वजनिक तो करिए। हमारी तो सूत्र है, आप देते हो, ये देते हैं, ये देते हैं। हो सकता है हम गलत हो, हम सही कर लेंगे अपने आप को, लेकिन उसको छिपा के क्यों रखा है? क्या छिपा रहे हैं सर, बताइए ना। वो कह रहे हैं आप कंपनी का नाम बता दिए, कितना फिर हम पैसा बता है? रहे हैं भाई, आपने बोला ब्लैक लिस्टेड कंपनी की चल अचल संपत्ति रहती, चेक नहीं काट सकती भाई। यही तो मैं बता रहा हूं। और आपने कहा सार्वजनिक किया, नहीं किया साहब, आरटीआई से निकला है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को, वो भी राजीव गांधी फाउंडेशन ने नहीं बताया है, भारत सरकार की आरटीआई से आया। ठीक है। और उसी दिन आ रहा था जिस दिन इन्होंने चीन का मुद्दा उठाया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था, क्योंकि इनको पता था कि अभी अंदर से तो पता नहीं क्या क्या निकले, इसलिए अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए करो, वरना चलिए और कोई बात नहीं, ईमानदारी से वो करार तो अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए। जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट है वो क्या है, उसे तो बता दीजिए। इसमें बताने में कौन सी समस्या है? अच्छा, तो आप वो बता दीजिए, जब अभी G20 मिले थे, प्रधानमंत्री जी कान में क्या कह रहे थे चीन के राष्ट्राध्यक्ष से? बड़ी मजेदार बात आपने कही, और चिदम्बरम जी ने भी यह बात संसद में पूछी थी। अब मैं बताना चाहता हूं, एक राष्ट्राध्यक्ष की दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से क्या बात हुई, यह कोई सार्वजनिक करता है तो इसे ओथ ऑफ सीक्रेसी का उल्लंघन मानते हैं। अब मैं सुनिए, मगर मैं बताना चाहता हूं आपके यहां ऐसा हुआ है। 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी चाइना की यात्रा पे गए, माओ त्से तुंग के साथ उनकी जो जो बातचीत हुई, उन्होंने लंदन में किसको लिखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उस पे उन्होंने पूरा डिटेल लिखा। और ये कहां पब्लिश है? राधा कृष्णन के बेटे सर्वपल्ली गोपालन के द्वारा सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में पब्लिश्ड है, जिसका उल्लेख इनके विदेश मंत्री नटवर सिंह जी ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में करते हुए कहा कि इस प्रकार से नेहरू जी ने चीन के राष्ट्राध्यक्ष से हुई बात किसी थर्ड पर्सन को बताकर ओथ ऑफ सीक्रेसी का उल्लंघन किया है। आपके नेता को कोट कर रहा हूं, आपकी किताब को कोट कर रहा हूं, आपके विदेश मंत्री को कोट कर रहा हूं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अच्छा, बात खत्म हुई। अब एक बड़ी गलत परंपरा आ गई। पहले कह दिया कि ओथ ऑफ सीक्रेसी चली जाएगी। मैं समझता हूं थोड़ा कहीं और क्लियर कर लीजिएगा, विदेश की राज्यमंत्री आ गई, वो बता देंगे। जब कभी प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो लौट के पार्लियामेंट में वो बताता है कि इस यात्रा में गया था, वहां ये बात हुई। जो कुछ होता होगा, अगर उसे नहीं बताना है तो पहले ये प्रथा खत्म कर दी मोदी सरकार ने। अरे आप छोड़िए, बोलिएगा नहीं। आज 8 साल पूरे हो गए, 8.5 साल पूरे हो गए, तरस गए आप सब एक सवाल मोदी जी से पूछने के लिए। पत्रकार सम्मेलन कोई रेगुलर बुलाया उन्होंने? ठीक, कुछ तो है छिपाने के लिए, या साहस नहीं है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर आने के लिए। ये देश के राष्ट्रपिता वाली बात तो ओपन हो ही गई। ये देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो 8.5 साल बीत जाने के बाद भी मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे हैं, मीडिया को सवाल पूछने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। ये लोकतंत्र में कब हुआ? अब इस पर चुप्पी क्यों? अब बता दो कब आएंगे? 30 सेकंड में वाइंड अप करना सुधांशु जी। तो अब मतलब ये आरोप पे विड्रॉ करते हैं कि मोदी जी ज्यादा बात करते हैं। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती कि मीडिया में कहते भी हैं और नहीं भी कहते हैं। ठीक है, बहुत सही बात इसकी कि अगर इन्होंने कहा तो हम बता रहे हैं 8 साल में एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि विदेश मंत्री जी भी बैठी हैं जी, ये पहले 8 साल हैं जब हमने पाकिस्तान से कभी द्विपक्षीय वार्ता नहीं की है।
मगर उसके बाद हासिल जानते हैं क्या बिना किया है? बुलाए पहुंच सुनिए, गए, वो अलग उसके बाद हमने हासिल ये किया है कि हम नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वहां के विदेश मंत्री ने कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब आए, सेना अध्यक्ष ने आके कहा, उनके पैर कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक हिंदुस्तान ठीक हमला है। कर देगा। ये तो साहब 71 में भी सुनने को नहीं मिला था कि डिफेंस मिनिस्टर के, फॉरेन मिनिस्टर के या आर्मी चीफ के पैर कांपे हों। ये हमने हासिल किया है, मोदी है तो मुमकिन। पैर जब कांप रहे थे तो यही भाई गए थे देखने के लिए वहां के पैर कांप रहे हैं ठीक कि है, ये नहीं सिलसिला कांप रहे। जारी वो सब रहेगा, मंच छोड़िए। का हमारे बीच ये में- वो लोग हैं जो बात होती नहीं है आसमान पे पहुंचा देते हैं, पर आज का नोट खत्म करने के पहले दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गोडसे की विचारधारा के चलते आज महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाए कि न माना जाए, उसकी चर्चा वो एक मेरे भाई ओपन ने चैप्टर शुरू है, कर दी। सुधांशु जी ने ये दिया है, इस दुखद पर बात आगे है। भी बहस कंटिन्यू रहेगी। बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका और सुधांशु त्रिवेदी जी आपका। बिल्कुल वक्त 5:30 का था।